हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ट्रांजिस्टर। इसमें कॉमन इमीटर कनेक्शन बता रहा हूं। आप इस सर्किट डायग्राम को बना लो। कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर कनेक्शन। इन कॉमन इमीटर कनेक्शन, इसमें इमीटर कॉमन है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व ट्रांजिस्टर की। अब क्योंकि ट्रांजिस्टर के दो जंक्शन होते हैं मेरे बच्चे, एक तो इनपुट जंक्शन और एक होता है आउटपुट जंक्शन। इसी वजह से ट्रांजिस्टर के दो वीआई कर्व होते हैं। वोल्टेज और करंट में जो कर्व ड्रॉ करते हैं हम, उनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब क्योंकि ट्रांजिस्टर के दो जंक्शन है, एक तो इनपुट जंक्शन, एक आउटपुट जंक्शन, इसी वजह से ट्रांजिस्टर के दो वीआई कर्व होंगे। एक तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व और दूसरा होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये सर्किट डायग्राम बना लो। एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये कॉमन इमीटर कनेक्शन बनाया मैंने। एनपीएन ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम समझ लो ठीक से। देखो, इमीटर पर मैंने सिंबल में करंट बाहर निकलते हुए दिखाई है, ये रही एनपीएन इमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। इमीटर पर करंट को मैंने निकलते हुए दिखाया है यहां पर, तो एनपीएन हो गया। इनपुट जंक्शन को रखा जाता है फॉरवर्ड वाइज पर, तो यहां पर इमीटर बेस को फॉरवर्ड पर रखो, तो यहां पर कौन सा है, ये इमीटर कौन सा है, एन, ये कौन सा है, पी, और ये कौन सा है, एन। तो इमीटर बेस जंक्शन, इमीटर और बेस जंक्शन मींस इनपुट जंक्शन को रखा जाए फॉरवर्ड वाइज पर, तो फॉरवर्ड पर रखने के लिए पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, और ये एन है, इसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। यहां पर एक पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से हमने इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, और ये पोटेंशियल डिवाइडर है। तो इस पोटेंशियल डिवाइडर का काम होगा मेरे बच्चे, इनपुट वोल्टेज को बदलना। इनपुट, ये पोटेंशियल डिवाइडर बोलते हैं इस वाले पार्ट, और ये एक रोटेटरी स्विच लगा रखा है, ये वाला। इस रोटेटरी स्विच को हम ऊपर नीचे जब जैसे ही टर्न करेंगे, हम घुमाएंगे, तो इनपुट वोल्टेज चेंज होगा, तो पोटेंशियल डिवाइडर बोलते हैं इसको। और इसका काम होता है, इट यूज टू वेरी इनपुट वोल्टेज, मींस इनपुट वोल्टेज को बदलने का काम करता है ये पोटेंशियल डिवाइडर। और कितना पोटेंशियल बदल गया है उसको मेजर करने के लिए यहां पर हमने एक लगा दिया है मिली वोल्ट मीटर। और इस करंट को नापने के लिए बेस करंट को, क्योंकि इमीटर बेस को फॉरवर्ड पर रखा है, बेस करंट को नापने के लिए यहां पर हमने लगाया है, बड़ा विशेष ध्यान से सुनिएगा, माइक्रो अमीटर। क्योंकि बेस करंट बहुत कम होती है, इसीलिए इसको माइक्रो एम्पियर में नापते हैं मेरे बच्चे। क्योंकि बेस करंट होती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, ये बेस करंट इनपुट करंट को नापेगा। ठीक है। आउटपुट जंक्शन को रखा जाता है रिवर्स बाइस पर, तो आउटपुट जंक्शन को रिवर्स बाइस पर रखो, तो यहां पर आउटपुट कहां से मिलेगा, कलेक्टर से। कलेक्टर पर कौन सा है, सेमीकंडक्टर, यहां पर एन टाइप, और एन टाइप को रिवर्स पर रखने के लिए एन को रखा जाता है पॉजिटिव टर्मिनल पर, पॉजिटिव पर। और इमीटर इसमें कॉमन है। इमीटर क्या है मेरे बच्चे, कॉमन है। तो एक पोटेंशियल बैरियर की हेल्प से यहां पर रिवर्स पर रखेंगे ना, तो कलेक्टर को रख दिया मैंने पॉजिटिव, क्योंकि एन को रिवर्स पर रखने के लिए एन को देते हैं पॉजिटिव। तो नेगेटिव टर्मिनल हमने कॉमन कर दिया, किसको, किसके लिए, इमीटर के लिए, इसीलिए कॉमन इमीटर कनेक्शन कहते हैं इसे। ठीक है ना। कलेक्टर और इमीटर के बीच आउटपुट वोल्टेज जब मेजर करेंगे हम, तो यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा दो। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर जो है, दिस इज द पोटेंशियल डिवाइडर, इट इज यूज्ड टू वेरी आउटपुट वोल्टेज, जो कि इस वोल्ट मीटर से हम आउटपुट वोल्टेज नापते हैं। इट रीड्स आउटपुट वोल्टेज VCE, मतलब कलेक्टर और इमीटर के बीच के वोल्टेज को नापेगा, ये आउटपुट वोल्टेज को नापेगा। यहां पर एक अमीटर लगा दिया है, मिली अमीटर, जो कि कलेक्टर करंट को नापेगा। ठीक है। और यहां पर एक और अमीटर लगाया है, ये मिली एमीटर, जो कि इमीटर करंट को नापेगा। इस सर्किट डायग्राम को आप ठीक से बना लो बच्चों। मैंने कहा
ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होते हैं वो दो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ट्रांजिस्टर के दो जंक्शन है, एक तो इनपुट जंक्शन है, इसीलिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व VI कर्व होगा एक तो, और एक आउटपुट जंक्शन है, इसलिए VI कर्व आउटपुट जंक्शन की वजह से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इसलिए दो कैरेक्टरिस्टिक कर्व हैं, एक तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व और एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में हम कर्व ड्रॉ करते हैं, इनपुट करंट IB और इनपुट वोल्टेज VBE, बेस और इमीटर के बीच जो वोल्टेज बदल रही हो ये पोटेंशियल डिवाइडर से, VBE इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के मान में कर्व ड्रॉ करते हैं, जबकि आउटपुट वोल्टेज यहां पर ये क्या रखेंगे, हम कांस्टेंट रखेंगे, इस वोल्टेज को चेंज नहीं करते, आउटपुट वोल्टेज को चेंज नहीं करते, ये कांस्टेंट रखना है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में हम इनपुट वोल्टेज VBE और इनपुट करंट I और V, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट IB, इसमें ग्राफ खींचते हैं और आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जरा गौर से सुनो, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करते हैं हम, इनपुट करंट IB और इनपुट वोल्टेज VBE में ग्राफ ड्रॉ करते हैं और आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। तो इसीलिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से, क्योंकि इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच ग्राफ खींचेंगे, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से फाइंड किया जा सकता है इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक, दूसरा कर्व होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। बच्चों, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ किया जाता है आउटपुट करंट IC और आउटपुट वोल्टेज VCE। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ किया जाता है आउटपुट वोल्टेज VCE और आउटपुट करंट IC में, जबकि इनपुट करंट को क्या रखा जाता है, इसमें कांस्टेंट रखा जाता है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ किया है आपने, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से एक तो निकाल सकते हैं हम आउटपुट रेजिस्टेंस, और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से इनपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व किस किस के बीच में, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। तो इसलिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से हम फाइंड कर सकते हैं क्या क्या, आउटपुट रेजिस्टेंस एक तो, और एक निकालते हैं मेरे बच्चे इसमें हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से करंट गेन बीटा। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में करंट गेन बीटा होता है, चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। फिर से समझो, ट्रांजिस्टर के दो कैरेक्टरिस्टिक कर्व हैं, क्योंकि इसके दो जंक्शन होते हैं, एक तो इनपुट जंक्शन, इसीलिए एक तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगा, एक आउटपुट जंक्शन, दूसरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगा। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करते हैं इनपुट करंट IB और इनपुट वोल्टेज VBE में, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रखते हैं। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से हम फाइंड कर सकते हैं इनपुट रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कर्व कौन सा है मेरे बेटे, क्योंकि दूसरा जंक्शन कौन सा है, आउटपुट जंक्शन। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कर्व कौन सा होता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ किया जाता है आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट में, इनपुट करंट इसमें कांस्टेंट रखते हैं। इसीलिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से हम दो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक तो आउटपुट रेजिस्टेंस और दूसरा हम करंट गेन। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का करंट गेन हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये विशेष ध्यान से देखिएगा। ये सर्किट डायग्राम फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं, आपसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। NPN ट्रांजिस्टर बनाया है मैंने कॉमन इमीटर एम्पलीफायर की तरह, कॉमन इमीटर कनेक्शन किया है, एम्पलीफायर नहीं, कॉमन इमीटर कनेक्शन किया है। ये तो N, क्योंकि यहां पर मैंने करंट बाहर निकलती हुई दिखाई है, N, ये P और ये N, NPN, इमीटर, बेस, कलेक्टर। इनपुट जंक्शन को रखा जाता है फॉरवर्ड बाइस पर, P टाइप को पॉजिटिव से और इसका N टाइप को पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से। यहां पर एक पोटेंशियल डिवाइडर लगाया हुआ है, तो P टाइप को तो लगा दिया मैंने बैटरी के, देखो पॉजिटिव टर्मिनल से, और इस N टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कैसे लगाया, देखो पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो इनपुट वोल्टेज पता करने के लिए यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा दो,
बेस और इमीटर के बीच में, ये तो इनपुट वोल्टेज बता देगा। और यहां पर एक माइक्रो अमीटर लगा दो जो इनपुट करंट IB बता देगा। ठीक है, आउटपुट जंक्शन को रखा जाता है रिवर्स बाइस पर, और रिवर्स बाइस पर आउटपुट जंक्शन में बाहर क्या है, ये एन टाइप कलेक्टर एन टाइप है। तो एन टाइप को रिवर्स पर रखने के लिए एन को देते हैं पॉजिटिव। ठीक है ना, कॉमन इमीटर इसमें कॉमन है, तो इमीटर दूसरा नेगेटिव टर्मिनल बचा, इमीटर को कॉमन रखना है। तो पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से हमने इस इमीटर को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये वाला सर्किट हो गया आउटपुट रिवर्स बाइस पर, और इनपुट जंक्शन हो गया फॉरवर्ड बाइस पर। अब क्योंकि दो जंक्शन है इसलिए दो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ किया जाता है इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से हम फाइंड करते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन प्रॉब्लम है, फिर से बोल रहा हूं मैं आपसे। दूसरा कर्व ड्रॉ करते हैं हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, क्योंकि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करते हैं आउटपुट करंट, कलेक्टर करंट IC और आउटपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचते हैं। जबकि उस केस में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में आउटपुट करंट IC और आउटपुट वोल्टेज VCE के बीच ग्राफ खींचेंगे, और इनपुट करंट को क्या रखेंगे, हम कांस्टेंट रखेंगे। ध्यान से सुन लो, आप मैं बात कर रहा हूं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व की, जरा देखो जरा यहां से। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में क्या करते हैं, इनपुट वोल्टेज VBE और इनपुट करंट IB के बीच ग्राफ खींचेंगे, और आउटपुट वोल्टेज VCE, आउटपुट वोल्टेज को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। देखो सर्किट डायग्राम मैंने यहां भी बना रखा है, ये रहा। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में आउटपुट वोल्टेज को तो कांस्टेंट रखो, VCE को तो कांस्टेंट रखो, IB और VBE में ग्राफ खींचते हैं। कैसे खींचेंगे हम, तो ये पोटेंशियल डिवाइडर जो लगा रखा है ना आपने, यहां से इसका ले आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब यहां पर तो वोल्टेज बदलना नहीं, ये तो कांस्टेंट रखो, इसको तो फिक्स रखो, ऊपर नीचे चलाएंगे नहीं हम इसे। केवल किसको, IB और VBE में ग्राफ खींचते हैं। तो यहां से वोल्टेज को बदलते जाओ, बेस करंट नोट करते जाओ इस माइक्रो एमीटर से। वोल्टेज को बढ़ाओगे तो ये करंट बढ़ेगी, ठीक है ना। IB और VBE में ग्राफ खींचना है, इनपुट वोल्टेज को चेंज करते हैं इस पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से। और जैसे ही इनपुट वोल्टेज को बदलोगे इनपुट करंट चेंज होगी। यहां से इनपुट करंट नोट कर लो, यहां से इनपुट वोल्टेज नोट कर लो, और ग्राफ ड्रॉ करो। देखो ग्राफ ये आ रहा है, आपको ये ग्राफ बनाना है। विशेष ध्यान से सुनिएगा, इस ग्राफ को ध्यान से देखो। इस ग्राफ में जरा ध्यान दे मेरी बात पर। एक्स एक्सिस पर लिया है इनपुट वोल्टेज VBE, और वाई एक्सिस पर लिया है इनपुट करंट IB। ठीक है, इनपुट वोल्टेज बदलो, इनपुट वोल्टेज जैसे जैसे चेंज करेंगे इनपुट करंट चेंज होगी। तो एक बशर्त आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रखना है। जैसे फर्स्ट केस में हमने क्या किया है, आउटपुट वोल्टेज को मान लो हमने यहां पर जो आउटपुट वोल्टेज है ये वाला वोल्टेज, इसको मैंने कांस्टेंट रखा 2 वोल्ट, मान जाओ 2 वोल्ट कांस्टेंट रखा हमने। इस पोटेंशियल डिवाइडर से इसका वोल्टेज फिक्स कर दो। मान लो मैंने पहले केस में आउटपुट वोल्टेज 2 वोल्ट रखा, तो इसको तो चेंज करना नहीं, अब ये तो कांस्टेंट रखना है। अब इनपुट वोल्टेज चेंज करो, इनपुट वोल्टेज चेंज करो, कौन सा वाला वोल्टेज, इस वोल्टेज को बदलो, इस रोटेटरी स्विच को रोटेट करा दो, वोल्टेज बदल जाएगा। और यहां से करंट चेंज होगी, तो करंट की वैल्यू यहां से नोट करो और इनपुट वोल्टेज यहां से नोट करो, ग्राफ ड्रॉ करो। इनपुट वोल्टेज तो इधर ले लिया है मैंने, इनपुट करंट इधर ले लिया। जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ाओगे इनपुट करंट बढ़ेगी। क्लियर है ये बात? इनपुट वोल्टेज बढ़ाओ इधर, इधर इनपुट करंट चेंज होगी। ग्राफ ड्रॉ करो, ये ग्राफ आ रहा है आउटपुट वोल्टेज कब 2 वोल्ट तक,
ठीक है ना। अगर आउटपुट वोल्टेज को हमने नहीं रखना 2 वोल्ट, हम तो आउटपुट वोल्टेज को 4 वोल्ट रखेंगे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। आउटपुट वोल्टेज को हम 4 वोल्ट रखेंगे कांस्टेंट। आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा हमने, 2 वोल्ट के बजाय 4 वोल्ट रखा। आईबी और इनपुट वोल्टेज वीबीई के बीच ग्राफ ड्रॉ करो, वोल्टेज बढ़ाते जाओ करंट बढ़ती जाएगी। क्लियर है ये बात। इस ग्राफ का स्लोप देखो जरा गौर से, इस कर्व का स्लोप, किसी पॉइंट पर एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करो, ये तो इस कर्व का स्लोप ये तो हो गया डेल्टा आईबी। डेल्टा आईबी को तो नोट कर लेंगे हम यहां से, ठीक है। और ये हो गया डेल्टा वीबीई इनपुट वोल्टेज, डेल्टा वीबीई। और इस कर्व का स्लोप tan थीटा निकालेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस, डेल्टा आईबी अपॉन डेल्टा वीबीई। तो ये देखो स्लोप निकाला मैंने, ये रहा tan थीटा इक्वल टू डेल्टा आईबी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो इनपुट करंट और ये इनपुट वोल्टेज, करंट अपॉन वोल्टेज को क्या लिख सकता हूं, इनपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस होता है, इनपुट रेजिस्टेंस होता है इनपुट वोल्टेज डेल्टा वी इनपुट अपॉन डेल्टा आई इनपुट, ठीक है। डेल्टा वी इनपुट कितने के बराबर है, डेल्टा वी बीई, और ये डेल्टा आई बी, ठीक है ना, आई बी। और यहां पर क्या है, डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा वी बी, बी ई है बच्चों, ये डेल्टा वी बी ई है, डेल्टा वी बी ई है बच्चों, बेस और इमीटर वोल्टेज के मान में चेंज है। तो इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन आर इनपुट। सो फ्रॉम दिस कर्व वी कैन कैलकुलेट इनपुट रेजिस्टेंस। So input resistance is reciprocal of slope of the graph gives us input resistance of transistor। इस ग्राफ से हम इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में आपने यही किया है, देखो दिस कर्व इज ड्रॉन बिटवीन इनपुट वोल्टेज VBE एंड इनपुट करंट IB कीपिंग आउटपुट वोल्टेज से। क्या बेटा, ये जो ग्राफ ड्रॉ किया है आपने इनपुट वोल्टेज VBE और इनपुट करंट IB में, कब, कीपिंग आउटपुट वोल्टेज VCE कांस्टेंट। सो बिटवीन VBE एंड IB कीपिंग VCE मींस आउटपुट वोल्टेज ऑफ कॉमन इमीटर कनेक्शन इज कांस्टेंट। आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखो, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट में कर्व ड्रॉ करो, ठीक है। यहां पर 2 कर्व ड्रॉ किए हैं आपने, या 2 डिफरेंट कर्व्स ड्रॉन एट 2 डिफरेंट वोल्टेज ऑफ VCE। एक कर्व में तो आपने आउटपुट वोल्टेज 2 वोल्ट रखा है, दूसरे कर्व में आउटपुट वोल्टेज आपने 4 वोल्ट रखा है। इस कर्व का स्लोप निकालेंगे तो स्लोप रेसिप्रोकल आएगा किसके, इनपुट रेजिस्टेंस। क्लियर है। दूसरा कर्व कौन सा है मेरे बच्चे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ किया जाता है आउटपुट वोल्टेज VCE और आउटपुट करंट कलेक्टर करंट IC। शर्त यह है इनपुट करंट IB को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। दिस कर्व इज ड्रॉन बिटवीन आउटपुट वोल्टेज VCE एंड आउटपुट करंट IC कीपिंग इनपुट करंट IB कांस्टेंट। IB इनपुट करंट को कांस्टेंट रखना है, बस ये 2 बात याद रखनी है आपको, केवल और केवल, ठीक है ना। फ्रॉम द ग्राफ वी कैन कैलकुलेट आउटपुट रेजिस्टेंस एज वेल एज करंट गेन बीटा। हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है आपकी, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे बच्चे आउटपुट रेजिस्टेंस और एक करंट गेन बीटा। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राफ देखो जरा, यहां पर ग्राफ देखिएगा, यहां पर ग्राफ देखिएगा, ये वाला हमने इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट को तो कांस्टेंट रखा है IB को, और आउटपुट वोल्टेज VCE और आउटपुट करंट IC के बीच ग्राफ खींचा है। जरा गौर से देखना, फर्स्ट केस में हमने इनपुट करंट IB को रखा है मान लो 50 माइक्रो एम्पियर, ये कांस्टेंट है।
कांस्टेंट रखी है मैंने करंट। अब क्या करो, आउटपुट वोल्टेज को बदलते जाओ और आउटपुट करंट नोट करते जाओ। इनपुट करंट आईबी को मैंने 50 माइक्रो एम्पियर कांस्टेंट रख लिया, तो आउटपुट वोल्टेज बदलो, आउटपुट वोल्टेज पोटेंशियल डिवाइडर से और आउटपुट करंट आईसी नोट कर लो, कर्व ड्रॉ कर लो। तो ये कर्व आ रहा है, जरा ध्यान से देखो इस कर्व को। इस कर्व में इनपुट करंट को आपने कांस्टेंट रखा है 50 माइक्रो एम्पियर। अगर हम इनपुट करंट को हम 50 माइक्रो एम्पियर कांस्टेंट न रख करके इनपुट करंट जैसे 100 माइक्रो एम्पियर कांस्टेंट रखी मैंने, कोई बात नहीं, 100 माइक्रो एम्पियर कांस्टेंट कर दी, इनपुट आउटपुट वोल्टेज बदलो, आउटपुट करंट यहां से नोट करते जाओ तो कर्व ये आएगा। ठीक है। अगर हम इनपुट करंट 150 माइक्रो एम्पियर कांस्टेंट रखते हैं, सेम प्रोसीजर, आउटपुट वोल्टेज चेंज करते जाओ, आउटपुट करंट आईसी नोट करते जाओ, ग्राफ ये आ रहा है। ठीक है ना। तीन डिफरेंट कर्व मैंने ड्रॉ किए हैं, तीन अलग अलग इनपुट करंट के लिए। तो जरा इस ग्राफ को जरा गौर से देखो। आउटपुट रेजिस्टेंस, इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से हम एक तो फाइंड कर सकते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस। जैसे हमने क्या किया है, मान लो आपने ये इस वाले ग्राफ में आईबी कितनी रखी है 50 माइक्रो एम्पियर, तो इस वाले ग्राफ में आईबी मान लो कांस्टेंट रखी है हमने। ठीक है। तो इस ग्राफ पर कोई दो पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, दो पॉइंट ले लो इस वाले ग्राफ पर भाई, जिसमें इनपुट करंट तो कांस्टेंट रख लिया ना। जैसे आईबी हमने कांस्टेंट रख ली 50 माइक्रो एम्पियर, और इस ग्राफ पर कोई दो पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज लो, तो ये तो हो गया डेल्टा VCE, और इन दोनों पॉइंटों पर यहां से कौन सी वैल्यू आ जाएगी, इन पॉइंटों से ये तो वैल्यू आ जाएगी डेल्टा VCE, और ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा IC। आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना है मुझे, तो इस यहां पर जो टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ की है, इस कर्व का स्लोप एक तरह से ऐसे कहिए आप, इसका स्लोप आएगा डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VCE, लेकिन इसका रेसिप्रोकल करो तो आउटपुट रेजिस्टेंस आ जाएगा डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IC गिव्स अस आउटपुट रेजिस्टेंस, शर्त IB कांस्टेंट। हमने नहीं निकालना है इस वाले ग्राफ पर बच्चों, हमको तो इस वाले ग्राफ पर वैल्यू निकालनी है। इस वाले ग्राफ पर आउटपुट रेजिस्टेंस देखो जरा गौर से। इस ग्राफ पर दो पॉइंट लो, एक तो ये ले लिया, एक ये ले लिया। ठीक है ना। इन दोनों पॉइंटों के करस्पॉन्डिंग यहां से तो चेंज ले लो डेल्टा VCE, और यहां से चेंज ले लो किसका, डेल्टा IC, और आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना है तो डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IC गिव्स अस आउटपुट रेजिस्टेंस। कंडीशन इस वाले ग्राफ में हमने क्या किया है, बेस करंट कांस्टेंट रखी है कितनी, 100 माइक्रो एम्पियर ये कांस्टेंट रखी है। क्लियर है, ये बात क्लियर है मेरे बच्चे। अगर हम 150 माइक्रो एम्पियर कांस्टेंट रखते तो इस ग्राफ पर दो पॉइंट ले लो, सेम प्रोसीजर है। इन दोनों पॉइंटों पर यहां से तो डेल्टा VCE लेंगे और यहां से डेल्टा IC लेंगे यहां से। ठीक है ना, तब भी आउटपुट रेजिस्टेंस निकल आएगा। ठीक। अब हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चे करंट गेन। करंट गेन इन कॉमन इमिटर एम्पलीफायर बीटा इक्वल टू होता है आउटपुट करंट डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। ठीक है नहीं, क्या निकलता है ये करंट गेन इन कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। तो अब डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, तो डेल्टा IB के लिए आपने कितने कर्व लिए हैं, यहां पर दो कर्व लिए हैं। एक तो IB रखी है आपने 50 माइक्रो एम्पियर, और एक रखी है 100 माइक्रो एम्पियर, और एक रखी है 150 माइक्रो एम्पियर। तो आप कोई से दो कर्व सेलेक्ट कर लो। जैसे मान लो हमने ये कर्व और ये कर्व सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों पर, इन दोनों कर्वों के करस्पॉन्डिंग देखो ऐसा पॉइंट, ऐसे दो पॉइंट लो जहां पर VCE सेम हो। तो एक पॉइंट तो ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट को A कह दो, इसको B बोल दो। ठीक है ना। तो A पर IB कितना है 100 माइक्रो एम्पियर, B पर IB कितनी है 50 माइक्रो एम्पियर,
और इस पर आईसी ये और इस पर आईसी ये, ठीक है ना। तो यहां से तो ले लो डेल्टा आईसी, ये तो आ जाएगी डेल्टा आईसी, डेल्टा आईसी, और इस करंट और इस करंट का डिफरेंस जो आएगा वो आ जाएगी यहां से डेल्टा आई बी, और हमको निकालना है करंट गेन इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, और कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में करंट गेन का फॉर्मूला होता है आउटपुट करंट के मान में चेंज और इनपुट करंट के मान में चेंज का रेशियो। डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आई बी इक्वल टू होता है बीटा, बीटा को बोलते हैं करंट गेन इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, इट हैज नो यूनिट। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों। मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे यूज ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल टॉपिक है बच्चों। इससे रिलेटेड कभी कभार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 12th बोर्ड का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ऑसिलेटर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। आप विशेष ध्यान से सुनो बच्चों इसको, इस टॉपिक को। ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, एक एक शब्द ध्यान से सुनते जाइएगा। मैं कम से कम 2-3 बार रिपीट करूंगा इस पॉइंट को बच्चों, इस टॉपिक को आप विशेष ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल टॉपिक है। ऑसिलेटर का काम क्या होता है बच्चों? ऑसिलेटर का काम होता है बेटे कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशन जनरेट करता है ऑसिलेटर। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस जनरेट करता है। अनडैम्प्ड का मतलब जिसकी एनर्जी लॉस ना हो, बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। मेंटेन्ड और सस्टेन्ड ऑसिलेशंस, ऑसिलेटर का काम होता है सस्टेन्ड और मेंटेन्ड ऑसिलेशंस जनरेट कराना सर्किट में एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब निश्चित फ्रीक्वेंसी के कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशंस जनरेट कराता है। कौन सा? क्या बेटा? मेंटेन्ड ऑसिलेटर। और यूज बता रहा हूं मैं ट्रांजिस्टर का, किसकी तरह? मेंटेन्ड ऑसिलेटर का। सस्टेन्ड ऑसिलेटर और मेंटेन्ड ऑसिलेटर का काम होता है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के एक निश्चित कांस्टेंट और निश्चित फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस जनरेट करता है ऑसिलेटर। बहुत सिंपल सा यूज है, आप विशेष ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी मेरी बात। इसमें 3 पॉइंट यूज होंगे बच्चों, एक तो म्यूचुअल इंडक्शन, एक एम्पलीफायर और एक टैंक सर्किट, एलसी सर्किट। एलसी सर्किट आपने पढ़ा हुआ है, ध्यान आ जाएगा आपको, अब ध्यान रहे, एक एक पॉइंट आप नोट करते जाएं मेरे साथ साथ, तभी मजा आएगा आपको। इसका ट्रांजिस्टर का यूज बता रहे हैं, किसकी तरह? ऑसिलेटर की तरह। ऑसिलेटर का काम होता है मेरे बच्चे, इट प्रोड्यूस अनडैम्प्ड मींस कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस जनरेट कराता है ये फॉर डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, और इसकी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशंस की डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी होती है n बराबर 1/2 पाई रूट LC। LC सर्किट पढ़ा होगा आपने। LC सर्किट का मतलब होता है मेरे बच्चे, जब किसी चार्ज कंडेंसर को, ये कोई कंडेंसर है क्या बेटा? एयर कैपेसिटर है ये, और कोई चार्ज कैपेसिटर है ये, इस पर चार्ज प्लस का है और इस पर माइनस का है। जब किसी चार्ज कंडेंसर को किसी कॉइल में होकर के डिस्चार्ज करते हैं, किसमें होकर के? कॉइल में होकर के डिस्चार्ज करते हैं, इसको बोलते हैं L और ये C, LC सर्किट बोलते हैं इसको, LC सर्किट। और LC सर्किट और बोलते हैं इसको मेरे बच्चे टैंक सर्किट, टैंक सर्किट भी बोलते हैं इसको। और इस LC सर्किट में इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस होते हैं। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस, ध्यान देना मेरी बात पर, बहुत सिंपल सा बात बोल रहा हूं। जब ये नेगेटिव टर्मिनल की इलेक्ट्रॉन्स कॉइल में होकर के कंडक्ट करके इधर जाएंगे, तो पहले कंडेंसर डिस्चार्ज होगा कॉइल में होकर के,
फिर कंडेंसर इस कॉइल में कॉइल के थ्रू रिपीटेडली चार्ज और रिपीटेडली डिस्चार्ज होता है, जिससे इस एलसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस होते हैं। इसमें वीक क्या बेटा इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस हैं, एसी जनरेट होती है इसमें, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस बोलते हैं। और इन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट LC इसे निकालते हैं, n = 1/2 पाई रूट LC। आपके घरों में ये ऑसिलेटर लगा होता है मेरे बच्चे, जिसको इन्वर्टर बोलते हैं ना। आप इन्वर्टर नहीं जानते? करंट लाइट चली जाने पर इन्वर्टर क्या करता है, एसी जनरेट करता है, और एसी इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस जनरेट करता है, और उन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी निश्चित होती है। जो हमारे घरों में जो एसी आ रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी निश्चित है 50 हर्ट्ज। तो एल और सी की वैल्यू इस तरह से अरेंज करते हैं जिससे एन की वैल्यू क्या रहे, जितनी फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए उसी फ्रीक्वेंसी के इसके अंदर इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस हो। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस होते हैं, इनकी एनर्जी, क्योंकि बार बार ये कंडेंसर जब चार्ज और बार बार डिस्चार्ज होगा, जब इसके इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में होकर के वायर में होकर के इधर जाएंगे, फिर इधर से इधर आएंगे, फिर इधर से इधर जाएंगे, तो इन वायरों का रेजिस्टेंस होने के कारण इनके इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस की एनर्जी लॉस होती है। और एनर्जी लॉस होगी तो इसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो कम होता जाएगा। तो इसके अंदर जनरेट होते हैं इस टैंक सर्किट के अंदर डैम्प्ड ऑसिलेशन, जिनका एम्पलीट्यूड घटता जाता है एनर्जी लॉस होने के कारण। ठीक है ना? तो हम ये चाहते हैं कि जो एनर्जी इसकी लॉस हो रही है उतनी एनर्जी हम फीडबैक दे दें, मतलब उतनी एनर्जी इसकी बढ़ा दें, इंक्रीज करा दें। तो इस सर्किट के अंदर एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस होते रहेंगे। ठीक है ना? और ऐसा ऑसिलेटर जो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशंस जनरेट करता रहे, उस ऑसिलेटर को बोलते हैं हम अनडैम्प्ड ऑसिलेटर। कौन सा ऑसिलेटर? अनडैम्प्ड ऑसिलेटर। और इसके लिए यूज करते हैं हम ट्रांजिस्टर को। ठीक है ना? तो ये जरा गौर से देखें, ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर की तरह यूज कर रहे हैं। इसका ऑसिलेटर का काम होता है, ये प्रोड्यूस करता है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और निश्चित फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशन जनरेट कराता है। प्रिंसिपल इसका क्या है? आपको मैंने बताया अभी, टैंक सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस हो रहे होते हैं, सर्किट के रेजिस्टेंस के कारण उन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस की एनर्जी लॉस होती है, जिससे उनका एम्पलीट्यूड घटता रहता है और कुछ समय बाद वो ऑसिलेशन क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो एनर्जी लॉस हो उतनी एनर्जी हम उसको बाहर से फीडबैक दे दें, जिससे उस सर्किट के अंदर एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और निश्चित फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशंस उसमें होते रहें। जो फीडबैक देंगे एनर्जी का, उस फीडबैक को पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर बोला जाता है उस ऑसिलेटर को। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है? सेम फेज में हम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस का उसको फीडबैक दें। प्रिंसिपल समझिए जरा इसका, ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगा, प्रिंसिपल समझो। By feeding accurate amount of energy in the same phase or with positive feedback to the oscillating LC circuit, we can meet the energy lost in the LC circuit, so the oscillations can be kept undamped. बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है बच्चों, यहां पर ऑसिलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो सेम एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशंस उसमें हों, एक सेम एनर्जी के उसमें ऑसिलेशंस होते रहें। ऐसा पॉसिबल तभी है जब एलसी सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस प्रेजेंट होने के कारण उन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस की एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो जितनी एनर्जी कम हो उतनी ही एक्यूरेट अमाउंट एनर्जी का उसको फीडबैक दे दें, तो उस ऑसिलेटर को बोला जाता है पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर। ठीक है नहीं? और पॉजिटिव फीडबैक का मतलब सेम फेज में, और सेम फेज में क्या होता है ये आपको बात समझ आएगी। अभी मैं पूरी बात में एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले प्रिंसिपल नोट कर लें आप इसका। बाय फीडिंग एक्यूरेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द सेम फेज, एक स्पेशल शब्द है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं इसे।
by feeding accurate amount of energy in the same phase or with positive feedback to the oscillating LC circuit. We can meet the energy lost in the LC circuit so the oscillations can be kept undamped. जिससे LC ऑसिलेटर के अंदर जो ऑसिलेशन हो रहे होते हैं उनकी एनर्जी जो रेजिस्टेंस के कारण लॉस हो रही थी उस एनर्जी लॉस को एक्यूरेट अमाउंट एनर्जी का सेम फेज में उसको फीडबैक दे दें तो एलसी ऑसिलेटर के अंदर एलसी सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस हो रहे हैं सेम एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशंस तब तक होते रहेंगे जब तक उसको सेम अमाउंट में सेम फेज में जितनी एनर्जी लॉस हुई है वो एनर्जी उसको मिलती रहे। इसी वजह से उस ऑसिलेटर को पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर बोला जाता है। इसका सर्किट डायग्राम आप ये बना लें। इसके मेन 3 पार्ट बनाए हुए हैं बच्चों, ये जरा ध्यान से देखो। पहले बहुत सिंपल सा सर्किट है, मैं यहां पर अलग से बना के दिखाता हूं। मैं आपको मैंने ये एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया है, पहले समझो जरा। देखो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एक एक पॉइंट बोल रहा हूं ध्यान से। इसके अंदर 3 टर्मिनल हैं बच्चों, एक तो इमीटर, एक बेस, एक कलेक्टर। ध्यान देना मेरी बात पर। एन पी एन, इमीटर, बेस, कलेक्टर। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हैं हम ऑसिलेटर की तरह। ऑसिलेटर का काम होता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन जनरेट करना एलसी सर्किट के अंदर। तो देखिएगा जरा, यहां पर हमने क्या किया है, एक एलसी सर्किट बनाया। देखो ये रहा, ये तो कंडेंसर है बच्चों, वेरिएबल एयर कैपेसिटर है, वेरिएबल एयर कैपेसिटर नहीं, कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर है। और इसको चार्ज किया है हमने और इसको हम इस कॉइल के थ्रू क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। इस कंडेंसर को, इस वाले पार्ट को, इस वाले सर्किट को जरा ध्यान दें मेरी बात पर। इसको बोलते हैं हम टैंक सर्किट, एलसी सर्किट बोलते हैं, या तो हम इसको, इस वाले पार्ट को एलसी सर्किट बोलिए या इसको बोलते हैं टैंक सर्किट। और इस सर्किट के अंदर जब ये कंडेंसर इस कॉइल में होकर के रिपीटेडली चार्ज और रिपीटेडली डिस्चार्ज होता है तो इस एलसी सर्किट का मतलब, एलसी सर्किट में या टैंक सर्किट में ये इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन हो रहे होते हैं। ये वाले एसी सिग्नल जनरेट करता है, एसी सिग्नल जनरेट करने का मतलब एसी प्रोड्यूस करता है ये एलसी सर्किट। जब किसी चार्ज कंडेंसर को कॉइल में होकर के डिस्चार्ज किया जाता है तो कंडेंसर रिपीटेडली चार्ज और रिपीटेडली डिस्चार्ज होता है, जिससे इसके अंदर इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस होने लगते हैं, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस होने लगते हैं, जिससे इस सर्किट के अंदर एसी कंडक्ट करती है बच्चे, ठीक है ना। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन हो रहे हैं इस सर्किट का रेजिस्टेंस होने की वजह से इन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड घटता रहता है, मींस इसकी एनर्जी घटती रहती है और कुछ समय बाद इनके ऑसिलेशंस क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं इस एलसी सर्किट के अंदर, टैंक सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन हो रही है इनका एम्पलीट्यूड चेंज ना हो, इनकी एनर्जी चेंज ना हो, क्योंकि प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस होने की वजह से इन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस की एनर्जी कम होती जाती है। तो जितनी एनर्जी इनकी कम हुई है एक्यूरेट उतना ही अमाउंट एनर्जी का इनको मिल जाए तो इसके अंदर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के और निश्चित फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशंस इसके अंदर होते रहेंगे और तब तक होते रहेंगे जब तक इसको जितनी एनर्जी लॉस हुई है एक्यूरेट उतना ही अमाउंट एनर्जी का इनको मिल जाए, ठीक है ना। ये तो टैंक सर्किट का काम है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन जनरेट कराना, लेकिन इन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड घटता रहता है। अब एम्पलीट्यूड जब घटता रहता है, जितना अमाउंट एम्पलीट्यूड का घट गया, जितनी एनर्जी इसकी लॉस हो गई, तो इस एनर्जी को इसके अंदर फीडबैक देता है, उतनी एनर्जी इनको मिले कहीं से, तो वो काम करता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम क्या है, सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ाना। भाई एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है। तो इस सर्किट के अंदर इन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड घट जाता है, एक साइकिल में जितना एम्पलीट्यूड इसका कम हुआ,
एम्पलीफायर उतना ही एम्पलीट्यूड क्या कर दे, बढ़ा दे। तो जो यहां पर ऑसिलेशंस हो रहे हैं, जिनका एम्पलीट्यूड घट रहा है हर एक साइकिल में, उतना एम्पलीट्यूड कौन, ये एम्पलीफायर जोड़ दिया मैंने यहां पर, एम्पलीफायर की तरह यूज किया है किसको, इस ट्रांजिस्टर को। तो यहां पर हमने क्या किया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया। देखो जरा गौर से देखना, तो इस सिग्नल को कौन सा सिग्नल कहेंगे हम, इनपुट सिग्नल कहेंगे। तो इनपुट सिग्नल जोड़ा है मैंने, एम्पलीफायर की तरह काम करेगा अब ये ट्रांजिस्टर, ध्यान देना। तो इनपुट सिग्नल हमने दिया है इस एलसी सर्किट के द्वारा, जिसमें एसी का वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, बदल रहा है, लेकिन इस इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड हर एक ऑसिलेशन में घट जाता है। अब उस जितना एम्पलीट्यूड इसका डिक्रीज हुआ है, एक्यूरेट उतना ही एम्पलीट्यूड ये ट्रांजिस्टर बढ़ा दे। तो इसके लिए हम इसका वोल्टेज एम्पलीफिकेशन कोई निश्चित रखना पड़ेगा ना, एक्यूरेट अमाउंट में बढ़ाने के लिए इसका एम्पलीट्यूड। तो इस ट्रांजिस्टर को यूज किया है हमने, एनपीएन ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया है। तो इनपुट जंक्शन को रखा जाता है फॉरवर्ड पर, तो एनपीएन, पी को देंगे पॉजिटिव। तो जरा गौर से देखना, ये तो इनपुट सिग्नल का काम कर रहा है इतना हिस्सा। तो पी को मैंने कनेक्ट किया है, देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये सिग्नल जोड़ा है ना मैंने, ये तो बीच में इमीटर और बेस सर्किट के बीच में। पी को तो देंगे हम पॉजिटिव टर्मिनल और इस एन को देंगे नेगेटिव टर्मिनल। इमीटर को कॉमन रखना है, ध्यान देना, बेस बाइसिंग बैटरी वोल्टेज है ये, ठीक है ना। तो सिग्नल का वोल्टेज बदलेगा तो इनपुट वोल्टेज चेंज होगा, बेस वाइज वोल्टेज बैटरी का बदलेगा, बेस वाइज क्या बेटा, बैटरी का वोल्टेज बदलेगा इनपुट सिग्नल के कारण, जिससे बेस करंट बदलेगी। बेस करंट बदलेगी तो आउटपुट सर्किट देखो जरा, आउटपुट जंक्शन किस पर रखा है, रिवर्स पर रखा है। तो आउटपुट पर, आउटपुट जंक्शन कहां से मिल रहा है, सिग्नल मिलेगा कलेक्टर से। तो यहां पर जरा गौर से देखना, ध्यान से सर्किट डायग्राम को। यहां पर हमने एक कॉइल लगाई है बच्चों रेजिस्टेंस के बजाय, ये सर्किट, और एन को रखना है पॉजिटिव, तो बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया है, और इमीटर कॉमन रह गया तो ये रख दिया मैंने नेगेटिव। ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। ध्यान दो, नहीं समझ आया फिर से समझो। ये तो इनपुट सिग्नल है यहां पर, तो टैंक सर्किट जिसको एलसी सर्किट बोल रहे हैं आप, जिसके अंदर एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन जनरेट होते हैं, जिससे यहां पर एसी जनरेट हो रही है, ठीक है ना, जिसका एम्पलीट्यूड कम है। लेकिन हर एक ऑसिलेशन में इन इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड घट जाता है। जितना एम्पलीट्यूड इसका घट गया है, ट्रांजिस्टर उतना एम्पलीट्यूड इनका बढ़ा दे। तो ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल कर लो एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए, एम्पलीफायर की तरह। तो ये ट्रांजिस्टर क्या कर देगा, इनपुट जंक्शन को किस पर रखना है, एन पी एन, ध्यान देना, इनपुट जंक्शन को रखना है फॉरवर्ड पर। तो पी को तो लगाया पॉजिटिव से, एन को लगाया नेगेटिव से। सर्किट डायग्राम समझ में आ गया। बस इनपुट सिग्नल की जगह पर मैंने केवल और केवल और केवल एलसी सर्किट बना दिया। यहां पर आउटपुट जंक्शन को रखा जाता है रिवर्स पर, और रिवर्स पर रखने के लिए ये क्या एन है, एन को रखेंगे हम पॉजिटिव। तो यहां पर एन को पॉजिटिव रखने से पहले हमने क्या किया, यहां पर एक कॉइल लगाई है, देखो ये वाली, कारण है उसका मैं बताऊंगा। एक कॉइल कनेक्ट किया मैंने और यहां पर रखा है पॉजिटिव, ठीक है ना। इमीटर कॉमन रह गया, नेगेटिव टर्मिनल मैंने इमीटर से जोड़ दिया है, ठीक है ना। आउटपुट जंक्शन तो हो गया रिवर्स बाइस पर, और इनपुट जंक्शन हो गया ये फॉरवर्ड बाइस पर, फॉरवर्ड बाइस पर, ठीक है। तो इनपुट जंक्शन बेस पर मैंने इनपुट सिग्नल लगाया है, टैंक सर्किट कनेक्ट किया है एलसी सर्किट, जिसमें इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन हो रहे हैं। जिन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड हर एक ऑसिलेशन में घट जाता है, तो एम्पलीफायर क्या कर देगा, वीक सिग्नल को इसका वोल्टेज बढ़ा देगा। आउटपुट सिग्नल जो मिल रहा है मेरे ख्याल से मेरे बच्चे देखो यहां पर इस इंडक्टर पर मिल रहा है, इस कॉइल पर मिल रहा है, और आउटपुट सिग्नल जो मिल रहा है ये वाला सिग्नल और इनपुट सिग्नल के बीच फेज चेंज कितना है, 180 डिग्री है। तो यहां से यहां तक क्या हुआ, एम्पलीफिकेशन हुआ। इस वीक सिग्नल का वोल्टेज, इसलिए जितना एम्पलीट्यूड घट गया उतना एम्पलीट्यूड यहां पर कॉइल के एंड्स पर
ज्यादा एम्पलीट्यूड का आउटपुट सिग्नल मिल गया, लेकिन आउटपुट सिग्नल और इस इनपुट सिग्नल ए पर जो इनपुट सिग्नल दिया है और बी पर जो आउटपुट सिग्नल मिला है, ये इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। जितना एम्पलीट्यूड घटा उतना इसका बढ़ गया, लेकिन ये दोनों सिग्नल अपोजिट फेज में है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच फेज चेंज होता है 180 डिग्री। ध्यान देना मेरी बात पर। अब यहां पर इस कॉइल और इस वाली कॉइल, यहां पर ये दो लाइनें दिख रही हैं, ये वाली एक्चुअल में ये क्या होती है, कोर होती है, सॉफ्ट आयरन कोर। क्या होती है मेरे बच्चे, सॉफ्ट आयरन कोर होती है। तो यहां पर होगा मेरे बच्चे म्यूचुअल इंडक्शन इस कॉइल और इस कॉइल के बीच में। यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन होगा क्योंकि इनपुट सिग्नल जो दिया था आपने, कहां पर, इमीटर और बेस पर, वीक सिग्नल है, एम्पलीट्यूड इसका घट रहा है। एम्पलीफायर ने क्या कर दिया, आउटपुट सिग्नल जो मिला कॉइल, इस वाली कॉइल एल डैश से वोल्टेज बढ़ गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, लेकिन फेज चेंज इसका कितना है, 180 डिग्री है। इसका पॉजिटिव साइकिल के करस्पॉन्डिंग इसकी नेगेटिव है और इसके नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये काम कर दिया किसने, ट्रांजिस्टर ने इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, एम्पलीफाइड सिग्नल है। तो ये वाला ट्रांजिस्टर जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा, ये पूरा किसकी तरह काम कर रहा है, एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। काम कर गया, एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। अरे भाई, यहां पर आपने इस जगह पर रेजिस्टेंस लगाया था ना, रेजिस्टेंस की जगह पर मैंने यहां पर कॉइल लगा दिया, बस इतना सा काम किया और कुछ किया नहीं। इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच फेज चेंज कितना होगा, 180 डिग्री। सिंपल सी बात है। अब क्योंकि कॉइल एल डैश और इस एल, क्योंकि ये तो कॉइल को मान लो प्राइमरी कॉइल और एक को मान लो सेकेंडरी कॉइल, तो इन दोनों के बीच होगा म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन। जब इस कॉइल और इस कॉइल के बीच में क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा, जिससे जो पोटेंशियल यहां पर जनरेट हुआ है, जो यहां पर पोटेंशियल जनरेट हुआ है, ये वाला प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा, जब किसी कॉइल में फ्लक्स का मान बदलते हैं तो इसमें सिग्नल जो जा रहा है एसी सिग्नल है, तो इसमें करंट बदलेगी, तो करंट बदलेगी तो फ्लक्स बदलेगा। तो जितना फ्लक्स इसमें बदले उतना ही फ्लक्स इसमें चेंज हो, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, जिससे इसके एंड्स पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर फ्लक्स बढ़ रहा है तो यहां पर फ्लक्स घटेगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कारण का अपोज करता है जिसके कारण वह जनरेट होता है। इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स के चेंज होने का अपोज करेगा। तो यहां पर जो वोल्टेज मिलेगा, ये तो प्राइमरी कॉइल मान लो, इसको मान लो सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल पर जो वोल्टेज मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस वोल्टेज के अपोजिट फेज में होगा। क्योंकि अगर इसमें करंट बढ़ेगी तो ये करंट के बढ़ने का अपोज करेगा, और अगर इसमें करंट घटेगी तो ये करंट के घटने का अपोज करेगा। तो इसका मतलब यहां पर जो वोल्टेज मिलेगा वो इस वाले वोल्टेज के अपोजिट फेज में होगा, मतलब इसके अपोजिट फेज में होगा ये वाला वोल्टेज। कौन सा वाला वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज। तो इसके ये अपोजिट हो गया, तो इसका अपोजिट हुआ तो सिग्नल ये मिलेगा सी पर, और सी पर मिलने वाला सिग्नल कहां पर अपीयर हो गया, इस कॉइल पर अपीयर हुआ, और ये सिग्नल दोनों हो गए सेम फेज में। इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव फीडबैक, मतलब सेम फेज में इसको जितनी एनर्जी इसकी लॉस हुई थी यहां पर अपोजिट फेज में चली गई, एनर्जी बढ़ गई, और बढ़ी हुई एनर्जी अपीयर फिर से यहां पर इसको मिल गई। इसे बोला जाता है फीडबैक। क्या बेटा, इसीलिए इसके मेन इस कंस्ट्रक्शन में इसके ऑसिलेटर के 3 पार्ट हैं बच्चों। एक तो होता है टैंक सर्किट, इसको बोलते हैं टैंक सर्किट, और एक होता है एम्पलीफायर सर्किट, ये वाला, ये एम्पलीफायर सर्किट है पूरा, ये एम्पलीफायर सर्किट है। और तीसरा होता है फीडबैक सर्किट। जितनी एनर्जी यहां पर मिली उसकी फेज बदल करके उसने ये वाला सिग्नल अपीयर हुआ फिर से द्वारा से इस वाले कॉइल पर सेम फेज में। भाई ये वाला सिग्नल दोनों सेम फेज में हो गए। तो ये जो सिग्नल है जो इसके अपोजिट फेज में चला गया था, इस वाली कॉइल ने वापस दे दिया इस वाली कॉइल को सेम फेज में। इसे बोला जाता है फीडबैक सर्किट। इस सर्किट को बोलते हैं फीडबैक सर्किट। और ऐसा किसके कारण हुआ? म्यूचुअल इंडक्शन के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इस सर्किट को
आंखें खोल करके ढंग से बना लो, एक एक पॉइंट याद रखना। आप बना लिया बच्चों, ये सर्किट डायग्राम बना लिया। कंस्ट्रक्शन देखिएगा जरा, आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखिएगा, सर्किट डायग्राम बना लिया होगा। इसके मेन 3 पार्ट हैं बच्चों, एक तो टैंक सर्किट और एलसी सर्किट बोलते हैं इसको। इट इज ए एलसी सर्किट, इन इट वी यूज एन इंडक्टर L and variable air capacitor C which produce oscillations of desired frequency। LC सर्किट एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की ऑसिलेशन जनरेट करता है। LC सर्किट में इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन जो हो रहे होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हो, n = 1/2 पाई रूट LC। दूसरा सर्किट होता है मेरे बच्चे ट्रांजिस्टर सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट। कौन सा सर्किट? एम्पलीफायर सर्किट। एम्पलीफायर का काम होता है जो एलसी सर्किट में इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन हो रहे हैं, जिनका एम्पलीट्यूड घट गया है, एम्पलीफायर ने उसका एम्पलीट्यूड क्या कर देगा? बढ़ा देगा। एम्पलीफायर का काम है। इट इज ए कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर whose input is connected to tank circuit and at its output signal we have an inductor L'। तो इनपुट सिग्नल जो दिया है आपने, कहां से दिया है? टैंक सर्किट से दिया है ये वाला, और आउटपुट सिग्नल मिला है हमको कहां से? इस कॉइल L' पर, जो कि इसके किस में चला गया? अपोजिट फेज में चला गया। सिग्नल B, सिग्नल A के किस में चला गया? अपोजिट फेज में, क्योंकि एम्पलीफायर पर आउटपुट जो सिग्नल मिलता है वो इनपुट सिग्नल के बीच में फेज डिफरेंस 180 होता है। क्लियर? ये काम था एम्पलीफायर का। अब फीडबैक सर्किट ने क्या किया मेरे बच्चे? L' और L के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो सेम फेज में आ जाएंगे, वो फीडबैक सर्किट बोलते हैं इसे। इट इज यूज्ड टू फीड एनर्जी फ्रॉम एम्पलीफाइड आउटपुट ऑफ ट्रांजिस्टर टू द टैंक सर्किट बाय कनेक्टिंग कॉइल L' एंड L बाय म्यूचुअल इंडक्शन। ये पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। पॉजिटिव फीडबैक मींस feeding energy in the same phase as the output of tank circuit, which is possible by the mutual induction between L' and L, जैसा कि मैंने यहां पर शो किया है। इसके और इसके बीच, L' और L के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन से जो सिग्नल मिला था, ये आउटपुट सिग्नल वो सेम फेज में L के पास L को मिल गया। बढ़ी हुई एनर्जी L को फिर से मिल गई, जिससे इस LC सर्किट के अंदर एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की ऑसिलेशंस होते रहेंगे। ठीक है ना? आपने क्या किया? टैंक सर्किट, कौन सा सर्किट है ये? तो LC सर्किट था। LC सर्किट ने सिग्नल जनरेट किया, ये वाला LC सर्किट। देखो ये LC सर्किट, ये वाला LC सर्किट को सर्किट ने ये सिग्नल जनरेट किया, वीक सिग्नल। तो ये मैंने यहां पर इससे शो कर दिया टैंक सर्किट को इससे। अब टैंक सर्किट से मिलने वाला सिग्नल एम्पलीफायर ने क्या कर दिया? इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, लेकिन इसको अपोजिट फेज में कर दिया। ये ट्रांजिस्टर को यूज किया एम्पलीफायर की तरह। जो टैंक सर्किट से सिग्नल मिला था, एम्पलीफायर ने उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, लेकिन इसके अपोजिट फेज में कर दिया। अब एम्पलीफायर की जो कॉइल L' है और L' और L के बीच म्यूचुअल इंडक्शन से इस सिग्नल को सेम फेज में बना लिया। इसका काम है फीडबैक सर्किट। म्यूचुअल इंडक्शन के कारण तो ये सेम फेज में इनपुट मिल गया फिर से किसको? टैंक सर्किट को। तो टैंक सर्किट को जो बढ़ा हुआ सिग्नल मिल रहा है, सेम फेज में मिल रहा है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक सर्किट बोलते हैं। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है सेम फेज में इनपुट मिल रहा है उसको। क्लियर? वर्किंग यही लिखी है मेरे बच्चे, देखो जरा यहां पर वर्किंग में क्या था? इनिशियली द ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड बाय टैंक सर्किट शोन एट पोजीशन ए। टैंक सर्किट LC सर्किट में, इस सर्किट में जो ऑसिलेशन जनरेट हो रहे हैं पोजीशन ए पर, ये इनपुट सिग्नल है। आपने इनिशियली द ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड बाय टैंक सर्किट, सर्किट डायग्राम देखते जाना बच्चों, आप अपने पेज पर बना लिया होगा आपने। इनिशियली द ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टैंक सर्किट। टैंक सर्किट देखो LC सर्किट को बोलते हैं। शोन एट पोजीशन ए, फिगर में बनाया होगा, देख लो चेक करके। आर एम्पलीफाइड बाय ट्रांजिस्टर with a phase change of 180 डिग्री at position B। चेक कर लो, L' पर जो सिग्नल मिल रहा है पोजीशन B पर, वो इनपुट सिग्नल के अपोजिट फेज में मींस 180 डिग्री के फेज पर है। नाउ फीडबैक सर्किट, L' और L के बीच म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो फीडबैक मिलेगा। नाउ फीडबैक सर्किट ड्रॉज सम एनर्जी फ्रॉम दिस एम्पलीफाइड सिग्नल एंड ब्रिंग्स ए फर्दर
फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री एज पोजीशन सी, बी और सी पर फिर 180 डिग्री फेज आ गया। टू फीड इट इन सेम फेज टू द टैंक सर्किट। इन दिस वे वी गेट अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस इन एलसी सर्किट। इस तरह से एलसी सर्किट में जो ऑसिलेशन होंगे वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशंस होते रहेंगे। ये बात क्लियर है बच्चों? यहां तक बात क्लियर है? अब मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, लास्ट यूज रह गया है बच्चों ट्रांजिस्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट यूज है ये, स्विचिंग एक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। क्या मेरे बच्चे? स्विचिंग एक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। एक मिनट में बताता हूं, आप जरा पहले सर्किट डायग्राम को बना लो। इसको बहुत सिंपल यूज है, लेकिन आपको सर्किट डायग्राम बनाना होगा बच्चों। ये मैं कह रहा हूं आपसे, प्लीज सर्किट डायग्राम बना लो। स्विचिंग एक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर, स्विचिंग एक्शन क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। स्विचिंग एक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज ए स्विच। स्विच का काम होता है ऑफ और ऑन करना। स्विच क्या करता है? सर्किट को ऑफ और ऑन करता है, सर्किट को ऑफ और ऑन करता है, और इसके लिए यूज करते हैं हम क्या बेटा? ट्रांजिस्टर को। विशेष ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज ए स्विच इन कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन विच आर स्टेबल रीजन इन दिस पार्ट। एक एक पॉइंट विशेष ध्यान से सुनिएगा। ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है स्विच की तरह। ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज ए स्विच इन कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन, और सैचुरेशन रीजन कहते हैं एक्टिव रीजन को, विच आर स्टेबल रीजन इन दिस पार्ट, वेयर एज इन अनस्टेबल और एक्टिव रीजन इट एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर। सिंपल सा पार्ट है बच्चों। ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं हम स्विच की तरह। स्विच का काम होता है क्या बेटा? ऑफ और ऑन होना। कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन विच आर स्टेबल रीजन इन दिस पार्ट। कट ऑफ रीजन और स्टेबल रीजन बोल सकते हैं हम, एंड नहीं और। ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज ए स्विच इन कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन विच आर स्टेबल रीजन इन दिस पार्ट, मतलब जिस पर आउटपुट मिलेगा ही नहीं। वेयर एज इन अनस्टेबल और एक्टिव रीजन इट एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर। कट ऑफ रीजन को सैचुरेशन रीजन बोलते हैं, जहां पर आउटपुट न मिले, आउटपुट क्या हो? कांस्टेंट रहे, फ्लक्चुएट ना करे, ठीक है ना? इसको बोलते हैं हम स्टेबल रीजन बोलते हैं बच्चों। स्टेबल का मतलब कांस्टेंट। कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन विच आर स्टेबल रीजन इन दिस पार्ट, वेयर एज इन अनस्टेबल रीजन। अनस्टेबल में क्या होगा? और अनस्टेबल रीजन को हम एक्टिव रीजन भी बोलते हैं, और एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर काम करता है किसकी तरह? एम्पलीफायर की तरह। किसकी तरह काम करता है? एम्पलीफायर की तरह। सिंपल सा सर्किट बनाया है मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर का, यहां पर एम्पलीफायर वाला सर्किट बनाया मैंने। देखो, ये तो इमीटर, बेस, कलेक्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। निकलती हुई करंट दिखाई है मैंने, तो पी को रखेंगे पॉजिटिव पर, एन, ठीक है ना, एन को रखेंगे नेगेटिव पर। इनपुट जंक्शन को रखा है मैंने फॉरवर्ड वाइज पर, फॉरवर्ड वाइज पर रखा है। आउटपुट जंक्शन पर एन है, इसको रखेंगे हम, एन को रखेंगे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर जो आउटपुट मिलेगा इस जगह पर जो आउटपुट मिलेगा, ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज बराबर 0। तो वी आउट कितना हो गया? वी आउट बराबर, देखो वी आउट ये वाला वोल्ट प्लस ये वाला वोल्ट लिखेंगे तो ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, माइनस VCC प्लस
प्लस क्यों लिखा मैंने, करंट जिधर चलती है उधर प्लस लेते हैं, IC इंटू आर है, IC इंटू RL इज इक्वल टू 0। तो V आउट कितना हो गया, V आउट बराबर, इसको इधर ले आओ, VCC माइनस IC इंटू RL। ये बात क्लियर है। ये वाला जो आउटपुट वोल्टेज मैंने यहां लिख दिया ये रहा। सिंपल सा मैं बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। अगर ये इनपुट वोल्टेज बहुत कम है, नी वोल्टेज से कम है, अगर ये इनपुट वोल्टेज बहुत कम है और इनपुट वोल्टेज जो है वो नी वोल्टेज से भी कम है, नी वोल्टेज से कम है, तो IE और IC दोनों जीरो होंगे। और जब ये दोनों जीरो होंगे, इसमें यहां पर इसकी जगह पर जीरो लिखोगे तो आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर। तो ये तो बैटरी का वोल्टेज जो है वो तो कांस्टेंट है, तो आउटपुट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे भाई फिर से समझो, अगर ये इनपुट वोल्टेज बहुत कम है, बहुत कम का मतलब नी वोल्टेज से भी कम है, दो बात बोल रहा हूं, दो लाइन बोल रहा हूं मात्र। अगर इनपुट वोल्टेज वेरी लेस देन नी वोल्टेज, तो नी वोल्टेज से जब कम होगा तो IE और IC तो जीरो होंगी मेरे बच्चे। नी वोल्टेज से जब कम है तो बैरियर इतना स्ट्रांग हो गया कि कलेक्टर और इमिटर करंट जनरेट ही नहीं होंगी, ये करंट ही जनरेट नहीं होगी, IB भी जीरो होगी। जब ये IC जीरो हो गई तो ये पार्ट तो जीरो हो गया बच्चों, IC इंटू RL वाला पार्ट तो जीरो हो गया। तो आउटपुट जो वोल्टेज मिला किसके बराबर मिला, बैटरी के वोल्टेज के बराबर। तो ये बैटरी का वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो आउटपुट वोल्टेज कैसा हुआ, कांस्टेंट रहा। सैचुरेशन रीजन आ गया। ये तो सैचुरेशन रीजन या कट ऑफ रीजन बोलते हैं या स्टेबल रीजन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आउटपुट किसके बराबर मिला, जीरो मिला गया ना आउटपुट। तो आउटपुट मिला बैटरी के वोल्टेज के बराबर, बैटरी का वोल्टेज तो बदलेगा नहीं, तो आउटपुट वोल्टेज इस लोड रेजिस्टेंस पर क्या कोई वोल्टेज मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब वोल्टेज नहीं मिलेगा तो कट ऑफ रीजन हो गया। तो कट ऑफ रीजन का मतलब आउटपुट मैक्सिमम किसके बराबर होगा, VCC के बराबर होगा, वो कट ऑफ रीजन हो गया, स्विच ऑफ रीजन हो गया, ठीक है। और अगर इनपुट वोल्टेज ज्यादा है, वेरी हाई, नी वोल्टेज से ज्यादा है, और नी वोल्टेज से जब ज्यादा है तो IE और IC भी ज्यादा होंगी। जब ये ज्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से तो आउटपुट बहुत कम मिलेगा। आउटपुट कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। मतलब अगर इनपुट वोल्टेज ज्यादा है नी वोल्टेज से, तो ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का काम कर जाएगा। एम्पलीफायर का जब काम करेगा तो IC की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो IC की वैल्यू जब ज्यादा हो जाएगी तो इसमें से ज्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो आउटपुट क्या बचेगा आपके पास, बहुत कम, ठीक है ना। ऑन रीजन कहलाएगा, स्विच ऑन। स्विच ऑन के केस में आउटपुट वोल्टेज यहां पर मिलेगा लोड रेजिस्टेंस पर। आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, बैटरी का वोल्टेज तो बदलेगा नहीं, तो आउटपुट, क्योंकि इसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो आउटपुट कम से कम हुआ, या ऐसे कहो जो वोल्टेज है वो केवल लोड रेजिस्टेंस पर मिलेगा। स्विच ऑन रीजन हो गया वो, और ठीक है ना। तो जब ट्रांजिस्टर, इसका मतलब हमेशा एक्टिव रीजन में नहीं होता। कैसे रीजन में होगा, जब इनपुट वोल्टेज नी वोल्टेज से कम है तो अनएक्टिव हो गया, और जब इनपुट वोल्टेज बढ़कर के नी वोल्टेज से ज्यादा हो गया तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करने लगा, आउटपुट बहुत कम मिलेगा। तो स्विच ऑन पोजीशन में हो गया, एक्टिव रीजन में हो गया, तो कभी एक्टिव कभी अनएक्टिव, कभी एक्टिव कभी अनएक्टिव। तो स्विच ऑफ ऑन, ऑफ ऑन का काम करता है कौन, ट्रांजिस्टर। इस सर्किट डायग्राम को बना लो, बना लिया बच्चों, मैंने यहां पर यही लिखा है, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। Here when input voltage V in is very small, इनपुट वोल्टेज बहुत कम है, so less than नी वोल्टेज, इस नी वोल्टेज से भी कम है, तो IE भी जीरो और IC भी जीरो। So from equation V out VCC minus IC into RL, IC जीरो है, तो ये वैल्यू तो जीरो हो गई। तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगा, बैटरी के वोल्टेज के बराबर, कलेक्टर वाइसिंग बैटरी के वोल्टेज के बराबर, और कलेक्टर वाइस बैटरी का वोल्टेज तो बदलेगा नहीं, तो आउटपुट मैक्सिमम होगा। तो V out become high equal to VCC, so transistor is not in a conducting position, कंडक्टिंग पोजीशन में नहीं है ट्रांजिस्टर। आउटपुट ज्यादा है, इसका मतलब बैटरी के वोल्टेज के बराबर है, लेकिन लोड रेजिस्टेंस पर कोई पोटेंशियल नहीं मिल रहा,
सो ट्रांजिस्टर इज नॉट इन कंडक्टिंग पोजीशन, सो कॉल्ड कट ऑफ और स्विच ऑफ स्टेज। कौन सा बोलते हैं? स्विच ऑफ स्टेज पर सैचुरेशन रीजन बोलते हैं उसको। तो यहां पर सैचुरेशन रीजन का मतलब है ये स्विच ऑफ रीजन है, क्योंकि आउटपुट जो वोल्टेज मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा है VCC के बराबर है, क्योंकि इनपुट बहुत कम है, नी वोल्टेज से कम है, तो IC 0 हो गया, तो आउटपुट जो वोल्टेज होगा VCC के बराबर होगा, मैक्सिमम होगा, कांस्टेंट रीजन हो गया, सैचुरेशन पोजीशन हो गई। इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन और स्विच ऑफ स्टेज, और सैचुरेशन रीजन बोलते हैं कट ऑफ स्टेज को, स्विच ऑफ स्टेज को सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। कौन सा बेटा? कांस्टेंट, सॉरी कौन सी रीजन? सैचुरेशन रीजन नहीं, स्विच ऑफ स्टेज क्या बेटा? स्टेबल रीजन बोलते हैं इसको। स्टेबल का मतलब आउटपुट बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा, स्टेबल, ठीक है ना। अब इनपुट अगर ज्यादा है, इनपुट वोल्टेज ज्यादा है, तो IC और IE ज्यादा होगी, तो IC जब ज्यादा होगी तो आउटपुट बहुत कम हो जाएगा, आउटपुट बहुत कम हो जाएगा। इनपुट अगर कम है, यहां पर इनपुट वेरी लो, ठीक है ना, इनपुट नी वोल्टेज से कम है तो कट ऑफ रीजन है, कट ऑफ रीजन और स्विच ऑफ रीजन, लोड रेजिस्टेंस पर कोई पोटेंशियल मिलेगा ही नहीं। और इनपुट वोल्टेज बहुत ज्यादा कर दिया, इनपुट वोल्टेज ज्यादा कर दिया तो IC ज्यादा होगी, IC ज्यादा होगी तो V आउटपुट कितना होगा, ये वैल्यू ज्यादा सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कम रह जाएगी। इसका मतलब टोटल जो पोटेंशियल इनपुट होगा वो लोड रेजिस्टेंस पर अपीयर होगा। इस रीजन को बोलते हैं, यहां पर आउटपुट वोल्टेज बहुत कम है, आउटपुट इस वाले रीजन में कम है, ये आउटपुट रीजन, ठीक है ना। आउटपुट वोल्टेज बहुत कम है, इसको रीजन को बोलते हैं सैचुरेशन रीजन और स्विच ऑन पोजीशन, क्योंकि आउटपुट जो वोल्टेज मिलेगा लोड रेजिस्टेंस पर होगा टोटल। स्विच ऑन पोजीशन तो यहां पर स्विच ऑन और यहां पर स्विच ऑफ, और ये रीजन जो मिल रहा है एक्टिव रीजन, जिसमें ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, इस रीजन को बोलते हैं हम एक्टिव रीजन, एक्ट्स एज एम्पलीफायर। तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर ऑलवेज नॉट इन एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन में जब होगा तो स्विच ऑन का काम करेगा, सैचुरेशन रीजन आएगी, और इनएक्टिव रीजन में होगा तो कट ऑफ रीजन कहलाएगा, स्विच ऑफ का काम करता है। कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है लेकिन बैटरी के बराबर होगा, लोड रेजिस्टेंस पर कोई वोल्टेज मिलेगा नहीं, तो लोड रेजिस्टेंस पर जब वोल्टेज मिलेगा नहीं तो आउटपुट जीरो है। आउटपुट का मतलब लोड रेजिस्टेंस पर जीरो, लोड रेजिस्टेंस का मतलब जैसे बल्ब लगा रखा है तो बल्ब जलेगा नहीं, क्लियर है। तो स्विच ऑफ बोलेंगे उसे, और इस रीजन को बोलते हैं स्विच ऑन रीजन, और ये एक्टिव रीजन एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। इस ग्राफ को जरा ध्यान से बना लो, क्लियर। यही बात मैंने लिखी है मेरे बच्चे, यहां पर देखो, here when input voltage Vin is very small, so less than knee voltage, then IE and IC 0, IE और IC 0 होगा तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, मैक्सिमम VCC के बराबर। V out become very high equal to VCC, so transistor is not in a conducting position, so called cut off or switch off stage। तो इसका मतलब यहां पर जो वोल्टेज मिलेगा आउटपुट वोल्टेज वो इस वोल्टेज के बराबर होगा, यहां पर वोल्टेज कोई मिलेगा नहीं तो स्विच, इसका स्विच ऑफ कहेंगे ना हम एक तरह से। ये लोड रेजिस्टेंस में करंट ही नहीं जाएगी कोई, तो ये लोड रेजिस्टेंस जैसे मान लो बल्ब है तो बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा, स्विच ऑफ रीजन है, हो गया। इनपुट जब कम है तब, और इनपुट अगर ज्यादा कर दिया हमने नी वोल्टेज से तो कलेक्टर करंट ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो आउटपुट कम मिलेगा, आउटपुट कम से कम मिलेगा। इसका मतलब पूरा का पूरा रेजिस्टेंस में होकर के करंट कंडक्ट कर रही है, IC ज्यादा होगी ना इसमें, तो इसमें करंट कंडक्ट करेगी तो ये बल्ब जल रहा है तो जलेगा, तो स्विच ऑन रीजन कहलाएगा, ठीक है नहीं। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो ट्रांजिस्टर दो काम कर रहा है, एक तो स्विच ऑफ और स्विच ऑन रीजन, ऑन का। व्हेन इनपुट वोल्टेज Vin इज वेरी स्मॉल, लेस देन नी वोल्टेज, तो IE IC 0, सो फ्रॉम इक्वेशन V आउटपुट, जब ये 0 है तो आउटपुट VCC के बराबर होगा, ज्यादा होगा, सो आउटपुट वोल्टेज बिकम वेरी हाई टू इक्वल टू VCC, सो ट्रांजिस्टर इज नॉट इन कंडक्टिंग पोजीशन, सो कॉल्ड कट ऑफ और स्विच ऑफ स्टेज। व्हेन इनपुट वोल्टेज Vin इज बिकम वेरी हाई, इनपुट वोल्टेज बहुत ज्यादा कर दिया बच्चों तो IE और IC ज्यादा होंगे, आर फॉर्म, देन एज पर इक्वेशन V आउट, क्योंकि इसमें से जब ज्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो आउटपुट कम मिलेगा,
आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेज एंड ट्रांजिस्टर इज इन ऑन पोजीशन। ट्रांजिस्टर कौन सी पोजीशन में हो गया? ऑन पोजीशन, स्विच ऑन पोजीशन कहेंगे हम। Hence we can say that a low input to the transistor gives a high output and a high input gives low output. The switching are designed in such a way that the transistor does not remain inactive. हमेशा एक्टिव रीजन में नहीं रहता, ठीक है ना। स्विच ऑफ और ऑन का काम करता है। ये सर्किट डायग्राम बना लिया होगा आपने ये वाला। और एक्टिव रीजन, स्विच ऑफ और स्विच ऑन रीजन, और ये एक्टिव रीजन है, इसमें एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। ये ग्राफ जरूर ड्रॉ कर लेना। आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच ग्राफ है। जब आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज नी वोल्टेज से कम है तो कट ऑफ रीजन कहलाता है या स्विच ऑफ रीजन कहलाता है ये, ठीक है ना। स्टेबल पोजीशन कहलाती है ये। और जब इनपुट वोल्टेज नी वोल्टेज से ज्यादा है उसे बोलते हैं हम अनस्टेबल रीजन या सैचुरेशन स्टेट या स्विच ऑन पोजीशन बोलते हैं। इस केस में ये काम करता है, किसका काम? एम्पलीफायर का काम करता है। ये सर्किट डायग्राम बना लेना, क्वेश्चन प्रॉब्लम है, फिर से बोल रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है। इनपुट कम है तो कट ऑफ स्टेज है, ये स्विच ऑफ पोजीशन है। और इनपुट जब ज्यादा है तो ये तो स्टेबल पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है? अनस्टेबल पोजीशन है। जब इनपुट ज्यादा है तब सैचुरेशन रीजन बोलते हैं इसे या स्विच ऑन पोजीशन बोलते हैं। तो इसका मतलब इसमें, इस केस में ये एम्पलीफायर का काम कर रहा है। ये रीजन कहलाता है एक्टिव रीजन और एम्पलीफायर की तरह काम करता है एक्टिव रीजन में। कौन? ट्रांजिस्टर। क्लियर है ये बात? यहां तक मेरे बच्चे इस लेक्चर को एक दो बार कम से कम इसको रिपीट कर करके सुन लें, तभी आपसे क्वेश्चंस निकलेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं निकलेंगे मेरे बच्चे। एक दो बार रिवाइज कर लें, कॉपी पर नोट कर लें इसे, क्वेश्चन निकलने लगेंगे आपसे।